अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हमने नाटक की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। यानी हिंदी साहित्य में नाटक या नाट्य विद्या को मूल रूप जो संस्कृत से अनुकरण से प्राप्त हुआ है, उसके पश्चात कुछ पाश्चात्य प्रभाव भी आया। इन तरह हिंदी काव्य शास्त्र में नाटक के स्वरूप तथा नाट्याभिनय आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। तो इसका हिंदी नाटक का उद्भव और विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। और इसकी परिभाषा में हमने पढ़ा था, अलग अलग जो समालोचक हुए हैं उनके अनुसार इनकी परिभाषाओं को हमने पढ़ा था। क्योंकि इसके जन्मदाता तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने को माना है। और उनके अनुसार उन्होंने किस रूप में परिभाषित किया, ये कल हमने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। यानी नट कहते हैं विद्या के प्रमुख प्रभाव से अपने एवं किसी वस्तु के स्वरूप के फेर या स्वयं दृष्टि रोशन के अर्थ फिरना। यानी दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है और रूपकों में नाटक ही सबसे प्रमुख है। इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। उनके अनुसार क्या है? रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। परंतु इनके अलावा भी नाटक की व्याख्या करते हुए भारतेंदु ने लिखा है कि काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं। उनके अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार क्या है कि काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं। इसका नायक कोई महाराज या ईश्वरांश या प्रत्यक्ष परमेश्वर होना चाहिए। रस है वो श्रृंगार एवं वीर अंक 5 के ऊपर और 10 के भीतर होना चाहिए। आख्यान मनोहर और अत्यंत उज्जवल होना चाहिए, तभी वो नाटक है। यानी आधुनिक काल में नाटक के लक्षण हैं वो जन रुचि के कारण बदलते रहे हैं। इनके बारे में भी हमने खूब चर्चा की थी और इनमें हमने बाबू गुलाब राय के द्वारा परिभाषित को भी पढ़ा था और उनके अनुसार नाटक की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा था कि उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अब हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है नाटक का वर्गीकरण। यानी नाटक का किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो नाटक के वर्गीकरण में देखिए कि नाटक दृश्य काव्य अर्थात रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय माना जाता है। यानी नाटक क्या है? दृश्य काव्य है। यानी रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनीत किया जाने वाला ये एक काव्य है। तो संस्कृत नाट्य शास्त्र में दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। संस्कृत में नाटक को क्या कहा जाता है? रूपक। यानी नाट्य शास्त्र में दृश्य काव्य को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है संस्कृत में। तथा उसके मुख्य दो भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से नाटक के संस्कृत में यानी जो रूपक होता है उसके कितने भेद माने गए हैं? दो माने गए हैं। एक तो होता है मुख्य और एक होता है गौण। तो इनको क्रमशः रूपक और उपरूपक भी कहा जाता है। यानी मुख्य रूपक है तो उसको मुख्य रूपक यानी रूपक कहा जाता है और गौण जो उसका भेद है उसको उपरूपक कहा जाता है। तो मुख्य रूपक जो है उसके 10 भेद माने गए हैं। यानी जो रूपक होता है मुख्य रूपक यानी संस्कृत काव्य में जो दृश्य काव्य है उसको रूपक कहा जाता है और हिंदी में इसको नाटक कहते हैं। तो संस्कृत में इसके दो भेद हैं, एक तो है मुख्य और एक है गौण। यानी मुख्य है वो रूपक और गौण है वो उपरूपक होता है। तो मुख्य रूपक के इसमें 10 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 10। पहला है इसमें नाटक। 10 भेदों में पहला क्या है? नाटक। दूसरा है प्रकरण। तीसरा है व्यायोग। चौथा है समवकार। पांचवा है भाण। छठा है प्रहसन। सातवां है डिम। आठवां है अंक। नौवां है ईहामृग और 10वां है वीथी। यानी रूपक के कितने भेद हो गए? 10। 10 कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, व्यायोग, समवकार, भाण, प्रहसन,
दिम, अंक और इहामृत, और 10वां है वीथी। इसी प्रकार ये तो किसके हो गए, रूपक के भेद। अब जो गौण था यानी उसको उपरूपक भी कहा जाता है, उसके 18 भेद माने गए हैं। उसके कितने भेद माने गए हैं, 18, यानी उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। वो इस प्रकार है, यानी पहला है नाटिका, दूसरा है त्रोटक, तीसरा है प्रकरणिका, चौथा है षट्टक, पांचवा है गोष्ठी, छठा है नाट्य राशक, सातवां है प्रस्थानक, आठवां है उल्लाप्य, नौवां है काव्य, 10वां है प्रेखण, 11वां है राशक, 12वां है संलापक, 13वां श्रीगदित, 13वां कौन सा है, श्रीगदित, 14वां है शिल्पक, 15वां विलासिका, 16वां है द्रुमलिका, या द्रुमलिका भी कहते हैं इसको, द्रुमलिका, 17वां हलितीश, 17वां कौन सा है, हलीश, और 18वां है इसको भाणी या भाणिका भी कहा जाता है। इस प्रकार उपरूपक के कितने भेद हो गए, 18 भेद हो गए। तो हिंदी में इन सभी रूपकों तथा उपरूपकों को उसी रूप में नहीं अपनाया जा गया है, यानी रूपकों तथा उपरूपकों को उसी रूप में नहीं अपनाया गया है। इनमें से नाटक को मुख्य रूप से अपनाया गया है। नाटक है उसको मुख्य रूप में अपनाया गया। शेष भेदों को एकांकी, मोनोड्रामा, नाटिका आदि रूप में आंशिक रूप में अपनाया गया, यानी मुख्य रूप से तो नाटक के रूप को ही अपनाया गया है, यही मुख्य होता है। बाकी जो भेद होते हैं उनका वर्गीकरण करके उनको एकांकी, मोनोड्रामा, नाटिका इस रूप में आंशिक रूप से अपनाया गया। इस कारण हिंदी नाटक का या हिंदी नाट्य विद्या का वर्गीकरण या भेदोपभेद विवेचन संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो बहुत विस्तृत और विशेष प्रकार से हो जाता है। तो नाटक के अधुनात्म तत्वों के आधार पर वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया है उसी को हम आज अपने इस कालांश में अध्ययन करेंगे, या उसी का अध्ययन करेंगे कि आधुनिक रूप से तत्वों के आधार पर जो नाटक का वर्गीकरण हुआ है वो किस आधार पर है, इसी पर अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहला लेते हैं विषय के आधार पर। किसके आधार पर, विषय के आधार पर, यानी सब्जेक्ट के आधार पर। तो नाटक के मूल विषय को ध्यान में रखकर इनके प्रमुख 8 प्रकार माने जाते हैं, यानी विषय के आधार पर अगर देखें तो नाटक के मूल विषय को अगर ध्यान में रखकर अगर नाटक की रचना होती है तो इसके 8 प्रकार माने जाते हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक नाटक हो सकता है, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, सांस्कृतिक नाटक, नैतिक नाटक, आदर्शवादी नाटक, देशभक्ति या राष्ट्रीय भावनात्मक नाटक और काल्पनिक नाटक। यानी नाटक कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के विषय के आधार पर। यानी नाटक सामाजिक हो सकता है, ऐतिहासिक होता है, पौराणिक हो सकता है, सांस्कृतिक या नैतिक या आदर्शवादी या देशभक्ति, या जिसको राष्ट्रीय भावनात्मक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावनात्मक हो, और काल्पनिक नाटक भी हो सकते हैं। इस प्रकार विषय के आधार पर इसके 8 प्रकार माने गए हैं। दूसरा बिंदु लेते हैं हम प्रवृत्ति के आधार पर। दूसरा बिंदु कौन सा लेते हैं, प्रवृत्ति के आधार पर, यानी नाटक में मूल प्रवृत्ति का चित्रण देखकर, यानी नाटक में मूल प्रवृत्ति का चित्रण देखकर उसका वर्गीकरण किया जाता है। यानी उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उस प्रवृत्ति के आधार पर उसका चित्रण को देख करके, दृश्य काव्य है ना, इसलिए देख करके उसका वर्गीकरण किया जाता है। इस दृष्टि से इसके 6 प्रकार माने जाते हैं। यानी प्रवृत्ति की दृष्टि से या प्रवृत्ति के आधार पर इसके कितने भेद माने जाते हैं या कितने प्रकार माने जाते हैं, 6 प्रकार माने जाते हैं। जैसे
प्रवृत्ति के आधार पर नाटक समस्या मूलक हो सकता है, प्रवृत्ति के आधार पर नाटक आदर्श मूलक हो सकता है, प्रकृति के आधार पर यथार्थ मूलक हो सकता है, या प्रवृत्ति के आधार पर कल्पना मूलक हो सकता है, या चारित्रिक और मिश्रित भी हो सकता है। यानी 6 प्रकार कौन कौन से हो गए? प्रवृत्ति के आधार पर समस्या मूलक, नंबर 1 समस्या मूलक, नंबर 2 आदर्श मूलक, नंबर 3 यथार्थ मूलक, नंबर 4 कल्पना मूलक, नंबर 5 चारित्रिक, और छठा होता है मिश्रित, जिसके अंदर सभी प्रकार को मिश्रित कर लिया जाता है। तो प्रवृत्ति के आधार पर हो गए इसके 6 प्रकार। अब लेते हैं स्वरूप के आधार पर। यानी स्वरूप के आधार पर नाटक के अनेक भेद हो सकते हैं। यानी स्वरूप के आधार पर तो इसके कई भेद हो सकते हैं, जैसे प्रतीक नाटक है, रेडियो नाटक है, ध्वनि रूपक है, त्रासदी रूपक है, यानी दुखांत नाटक जो होता है वो है, कामदी है, यानी सुखांत नाटक होता है, नाट्य रूपक है, गीति नाट्य है, भावनाट्य है, सूचना मूलक यानी डॉक्यूमेंट्री, या फिर हास्य या व्यंग्यात्मक नाटक हो सकता है। यानी स्वरूप के आधार पर तो नाटक के कई प्रकार हो सकते हैं, कई भेद हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि ये प्रतीक नाटक हो सकता है, रेडियो नाटक हो सकता है, ध्वनि रूपक हो सकता है, त्रासदी रूपक हो सकता है, कामदी हो सकता है, या नाट्य रूपक हो सकता है, या गीति नाट्य हो सकता है, या भाव नाट्य है, या सूचना मूलक डॉक्यूमेंट्री होती है ना वो, या फिर हास्य व्यंग्यात्मक होता है। यद्यपि इस प्रकार हिंदी नाटकों का वर्गीकरण किया गया है, परंतु विषय की प्रधानता को मानते हुए हिंदी में, यानी हिंदी नाटकों का वर्गीकरण तो किया गया है, परंतु विषय की प्रधानता को मानते हुए हिंदी में पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक और सामाजिक, ये 4 भेद ही माने जाते हैं। यानी वैसे तो बहुत सारे इसके होते हैं वर्गीकरण के तत्व, भेद कई प्रकार के होते हैं, परंतु अगर हिंदी नाटकों का वर्गीकरण करें तो विषय की दृष्टि से, यानी विषय की प्रधानता को मानते हुए हिंदी में इसके सिर्फ 4 ही भेद माने गए हैं, और वो 4 भेद हैं पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक और सामाजिक। यानी कौन कौन से हो गए 4 भेद? पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक और सामाजिक। क्योंकि सभी समस्या मूलक, यथार्थवादी या आदर्श चारित्रिक नाटकों की गणना सामाजिक नाटकों के अंतर्गत की जाती है। यानी अन्य जो है, जैसे समस्या मूलक है, या यथार्थवादी है, या आदर्शवादी है, या चारित्रिक नाटक है, उन सब की गणना सामाजिक नाटकों में हो जाती है। तो इसी प्रकार सांस्कृतिक तथा आदर्श मूलक की गणना ऐतिहासिक नाटकों में हो जाती है। यानी सांस्कृतिक और आदर्श मूलक जो है उनकी गणना किस में हो जाती है? ऐतिहासिक नाटकों में हो जाती है। केवल गीति नाट्य को अलग भेद माना जा सकता है। एक गीति नाट्य है, उसको आप अलग भेद मान सकते हैं, क्योंकि यह नवीनतम विद्या है। इसमें भावनाट्य तथा काव्य नाट्य का समावेश भी हो जाता है। यानी गीति नाट्य है तो उसमें ही भावनाट्य और काव्य नाट्य, इन दोनों का समावेश हो जाता है। अन्य लघु आकार के नाटकों को, अगर कोई लघु आकार के नाटक है तो उनको एकांकी भेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब रेडियो एवं दूरदर्शन से अनेक शिल्प शैली के नाटक प्रसारित हो रहे हैं। खुले रंगमंच के रूप में भी नुक्कड़ नाटक का प्रचलन हो रहा है। इन सब की नाट्य भेदों में परिगणना अपेक्षित है। तो यहाँ इन भेदों के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला लेते हैं पौराणिक नाटक। तो पौराणिक नाटकों में देखिए, जैसे शिवा साधना, कर्तव्य, ययाति, देवयानी, ये इस प्रकार के जो नाटक हैं वो पूरे के पूरे क्या है? पौराणिक नाटक है। अब अगर ऐतिहासिक नाटक देखें, उदाहरणों के तौर पे देख रहे हैं, तो ऐतिहासिक नाटक जैसे राज्यश्री है, अजात शत्रु है, रक्षाबंधन है, मुक्ति पथ है, सिकंदर है, छत्रसाल है, ये जो नाटक रचे गए हैं ये पूरे के पूरे क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। अब तीसरा लेते हैं सांस्कृतिक नाटक। तो सांस्कृतिक नाटकों के उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे प्रायश्चित, ललित विक्रम,
पुण्य पर्व, जय पराजय, ये जो नाटक रचित हुए हैं ये सब के सब सांस्कृतिक नाटक है। सामाजिक नाटक में देखिए जैसे राखी की लाज, सेवा पथ, अंगूर की बेटी, छठा बेटा, अंधा कुआं, भारत माता, पेशा परमेश्वर, ये जो जितने भी ये नाटक हैं ये सब के सब सामाजिक नाटक की श्रेणी में आते हैं या सामाजिक नाटक इनको कह सकते हैं। अब है गीति नाट्य, यानी गीति नाट्य में देखिए अंधा युग, एक कंठ विष पाई, मत्स्य गंधा, सने या स्वर्ग, शिल्पी, ये जो भी नाटक हैं ये पूरे के पूरे गीति नाट्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य में नाटक का स्वरूप नवीन भावबोध में समन्वित हो गया है तथा वर्तमान में इसके अनेक प्रकार एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विविधता आ गई है। यानी हिंदी साहित्य में अगर देखें तो हिंदी नाटक का स्वरूप नवीन भावबोध से समन्वित हो गया है और वर्तमान में इसके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विविधता आ गई है। इस प्रकार आज के कालांश में हमने हिंदी नाटकों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। अगले कालांश में फिर किसी नए बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।